क्या क्या होता है, क्या क्या हो रहा था मुगल प्रशासन में। तो अब हम चलते हैं मनसबदारी प्रथा की ओर। पूरा का पूरा मुगल एम्पायर जो था वो मनसब सिस्टम पर आधारित था, और जब आपको समझाएंगे जो मनसबदारी प्रथा क्या है, ध्यान दीजिएगा। सम्राट द्वारा किसी व्यक्ति को अगर पद दिया जाता था तो उसे मनसब कहते थे, और इसी प्रथा को मनसबदारी प्रथा कहा जाता है। यह दशमलव पद्धति पर आधारित था। ध्यान देने वाली बात है, यह प्रथा किस पद्धति पर आधारित था? दशमलव पद्धति पर आधारित था। अकबर के समय में मनसब 10 से लेकर 10,000 तक का होता था। अकबर के समय मनसब कितना का होता था? 10 से शुरू होता था और 10,000 तक जाता था। तो ये एक मनसबदारी प्रथा थी, और बार बार इंटर में प्रश्न पूछे जाते हैं। कंपटीशन वाले को तो आना ही चाहिए, इंटर वाले खास करके बिहार के जो इतिहास के छात्र हैं। इसी मनसबदारी प्रथा में 2 और नए शब्द आए, जात और सवार। जात कहा जाता है पैदल सैनिकों को। जो पैदल सैनिक थे उन्हें जात कहा जाता था, और घुड़सवार सैनिकों को सवार कहा जाता था। उसके बाद मनसब की कुछ श्रेणियां होती थी। ध्यान दीजिएगा, मनसब की कुछ श्रेणियां होती थी। मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के मनसब में 5,000 जात और 5,000 सवार होते थे। द्वितीय श्रेणी के मनसब में 5,000 जात और 2,500 सवार होते थे, और तृतीय श्रेणी के मनसब में 5,000 जात और 2,500 से कम सवार होते थे। इसी जात और सवार में एक स्टेप जहांगीर ने और बढ़ाया, जो नया 2 शब्द लाया, दू आसपा और सी आसपा। दू आसपा का मतलब होता था 2 गुना, और सी आसपा का मतलब होता था 3 गुना, जो मनसब से जुटी हुई बातें थी और जहांगीर ने लाया था। समझ रहे हो रोशन? जी सर। अब आते हैं मुगल राजधानी की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट है मुगल राजधानी, बार बार बदला गया है, और प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, जो कहाँ थी राजधानी, किसने बनाई थी। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले आगरा, यह लोदियों ने बनाई थी। सल्तनत काल के शासक सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी सल्तनत काल के शासक लोदी वंश के सिकंदर लोदी ने बनाया था। उसके बाद जब मुगल अंपायर आया और अकबर पूर्ण रूपेण मुगल शासन को भारत में जमा दिया, तो उसने फिर राजधानी कहाँ बनाई? फतेहपुर सीकरी। और यहाँ पर उसने कई और स्थापत्य कला का निर्माण किया। फिर जब अकबर को उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत करने की समय आया, तो उस समय उन्होंने राजधानी को फतेहपुर सीकरी से हटाकर कहाँ ले गया? लाहौर। तो उस समय मुगल दरबार की राजधानी लाहौर बन गई। ये भी अकबर ले गए थे। और सबसे अंत में शाहजहानाबाद, जिसे जो दिल्ली में थी, मूल रूप से तुम राजधानी जो दिल्ली पढ़ते हो वह शाहजहां ने बनवाया था, और यहीं से उसके बाद राजधानी फिक्स दिल्ली हो गई थी। खास करके जब तक मुगल अंपायर रहा तब तक तो राजधानी दिल्ली ही रही। ये थी मुगल राजधानियां। मुगल प्रशासन में उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है मुगल दरबार। ध्यान दीजिएगा, मुगल दरबार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुगल दरबार में 3-4 चीजें जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले दीवान ए आम। दीवान ए आम एक महल का हिस्सा होता था। अब आपको जानना है जो क्या होता था। दीवान ए आम में अधिकारियों के साथ बैठक करते थे अकबर, या जो भी राजा होते थे उसके साथ बैठक करते थे। वो अधिकारियों के साथ वहाँ पर बैठक करते थे। एक होता था दीवान ए खास, नामे से पता चलता है दीवान ए खास। यहाँ पर गोपनीय बैठक होती थी। जी सर। दीवान ए खास में गोपनीय बैठक करते थे, और आप समझ सकते हैं कि वहाँ राज संबंधी बातें होंगी, यही सारी बातें होती होंगी गोपनीय बैठकों में, जो भी बातें होंगी। एक था शाह बुर्ज। क्या था? शाह बुर्ज, जहां पर अत्यंत गोपनीय बैठक होती थी। और यह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाह बुर्ज में कौन बैठते होंगे? सम्राट बैठते होंगे, सम्राट के पुत्र बैठते होंगे, दीवान बैठते होंगे, या जो अत्यंत उनके करीबी व्यक्ति हैं, क्योंकि वहां पर अत्यंत गोपनीय बातें होती थी, और अत्यंत गोपनीय बातें अत्यंत गोपनीय लोगों के बीच की जाती है। और एक होता था हरम, जहां पर रानियां रहती थी। राजा दोपहर में
स्नान भोजन के बाद वहां पर जाते थे आराम करने के लिए। तो अब इससे आगे चलिए मुगल दरबार में, उससे आगे देखते हैं मुगल दरबार में प्रणाम के कुछ तरीके। राजा के सामने किस प्रकार से आप प्रणाम करते थे। 3-4 तरीके हैं जो सल्तनत काल से शुरू हुए थे और मुगल काल तक चले थे। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सिजदा, जिसमें घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना होता था। घुटने जमीन पर रखकर और सर को बादशाह के सामने झुकाते थे, जिसको सिजदा कहते थे। दूसरा था पायबोस, ध्यान दीजिएगा शब्द पर। पहला सिजदा, दूसरा पायबोस। पायबोस में सुल्तान के चरण चूमने होते थे। तीसरा होता था जमीबोस, जिसमें जमीन को चूमना होता था सुल्तान के आगे। ये तीनों भी प्रणाम के तरीके थे। एक 4 तस्लीम भी थी और एक थी कोर्निश, ध्यान दीजिएगा, एक थी कोर्निश, जिसमें दाएं हाथ की तलहटी को सिर पर रखा जाता था और फिर झुककर ऐसे प्रणाम किया जाता था बादशाह को, या ऐसे करते होंगे, हमको तो नहीं आता है, लेकिन ऐसे बुक में लिखा हुआ है। तो मुगल दरबार में प्रणाम करने के 3-4 तरीके थे, जिनमें सिजदा, पायबोस, जमीबोस, 4 तालीम और कोर्निश प्रमुख है। हमने इनके अर्थ भी आपको लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में भी लिख सकते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मुगल कालीन चित्रकला, मुगल प्रशासन या मुगल दरबार की सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली, कंपटीशन और 12 वाले दोनों को पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। हम शुरू करते हैं हुमायूं से। बाबर स्थापना किया। हुमायूं को, बाबर को उतना था इंटरेस्ट, लेकिन उतना नहीं था। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट शुरू हुआ हुमायूं के पास से। हुमायूं के समय हुमायूं ने 2 बड़े चित्रकार को फारस से भारत लेकर आया। एक का नाम था मीर सैयद अली और दूसरे का नाम था ख्वाजा अब्दुल समद। इन दोनों कलाकारों को, दोनों चित्रकारों को हुमायूं फारस से लेकर भारत आया था चित्रकारिता कराने। और जब हुमायूं का पुत्र अकबर भारत का राजा बना तो उसका बहुत ज्यादा चित्रकारिता के प्रति प्रेम था। उसी में देखिए, सबसे पहले तो अकबर ने काबुल में चित्रकारी सीखी थी। अकबर ने चित्रकारी कहाँ सीखी थी? काबुल में सीखी थी। अकबर के दरबार में 100 चित्रकार थे। अच्छा, वो चित्रकार को परिचय देता था, चित्रकला का अच्छा प्रेमी था, इसलिए थे। कौन थे प्रमुख? उनके 2-4 के नाम देखते हैं। अब्दुल समद, मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन और हरिवंश। ये प्रमुख चित्रकार थे जो अकबर के दरबार में थे। जिसमें दसवंत की प्रमुख कृति है रजनामा। इसमें ये चित्रकला की एक पुस्तक है जो दसवंत ने अकबर के काल में बनाई थी और उसमें बहुत सारे अकबरकालीन चित्र बनाए गए हैं। तो इस रजनामा जो कि चित्रकला की पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? दसवंत। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अकबर के काल में पोथी चित्र बने थे, भीड़ भाड़ के चित्र बनते थे, व्यक्तियों के चित्र बनते थे और पशु पक्षियों के चित्र। इन सभी चित्रों पर ज्यादा जोर दिया जाता था बनाने के लिए। किसके शासन काल में? अकबर के शासन काल में। और भारत में चित्रकला का मुगल काल में सबसे बड़ा पारखी और प्रेमी जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। उससे बड़ा चित्रकला का प्रेमी कोई राजा नहीं था। इसने एक चित्रशाला की स्थापना की थी आगरा में, जो अकारिजा ने स्थापित किया था। किस चित्रकार ने स्थापित किया था? अकारिजा ने एक चित्रशाला की स्थापना जहांगीर की आज्ञा से आगरा में की थी। जहांगीर के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। जहांगीर के समय में शाही परिवार के चित्र बनने लगे। इनके समय के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद नादिर, हसन, विसनदास, मुराद, मनोहर, गोवर्धन और मंसूर आदि थे। ये जो मंसूर थे, इनको पशु पक्षियों के चित्र बनाने में महारत हासिल थी, ये ज्यादा बनाते थे। तो जब भी चित्रकारी की बात होगी तो हुमायूं के पास से शुरू होती है और सबसे अधिक जहांगीर। मैं आपको जहांगीर के बारे में बता देता हूँ। जहांगीर चित्रकला का इतना बड़ा पारखी था कि अगर एक ही चित्र की आंख कोई बनाए, बाल कोई बनाए, गला कोई बनाए, फेस कोई बनाए, तो जहांगीर वो चित्र देखकर बोल देता कि ये आंख किसने बनाया, ये बाल का कलर किसने किया है, ये फेस किसने बनाया है, ये नाक को किसने रंगा है। वो इतना बड़ा पारखी था चित्र देखने। कौन? जहांगीर। और इसी के समय में सर्वोच्चता में रही। औरंगजेब तो दबाइए दिया, उसके सामने तो कोई भी कला नहीं। वो तो मानता था कि कला है ही नहीं राज्य के लिए।
और फिर जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां राजा बना, जिसके समय में चमकदार रंगों का प्रयोग बढ़ने लगा। जी चमकदार रंगों के प्रयोग से क्या हुआ, तो चित्रों की सजीवता में कमी आ गई। जी चमकदार रंगों के प्रयोग से क्या हुआ, चित्रों के सजीवता में कमी आ गई। और शाहजहां के समय के प्रमुख चित्रकार थे मीर हासिम और अनूप। ये थी मुगलकालीन चित्रकला। और दो बातें आपको याद रखनी है। मधुर लेखनी के कारण, बहुत अच्छी सुंदर लिखावट के कारण सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को और जर्री कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी गई। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। मधुर लेखनी के कारण सीरी कलम अब्दुस समद और जर्री कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। तो अब हम मुगल प्रशासन में आगे बढ़ते हुए बातें हैं अकबर के नवरत्न किताब। इंटर वाले छात्र के लिए तो वरदान है, ये वीडियो देखिए आप, गारंटेड क्वेश्चन फंसेगा। अकबर के नवरत्न से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको हम आज अकबर के नवरत्न के बारे में बता रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले थे अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खां के पुत्र थे और बहुत बड़े लेखक थे। दूसरा थे हकीम हुमाम, जो पाठशाला की प्रधान थे, अकबर की पाठशाला के प्रधान थे हकीम हुमाम। तीसरे थे मुल्ला दो प्याजा, ये अरब के थे, प्याज के शौकीन थे इसलिए और वाक पटुता के लिए प्रसिद्ध थे, जी इसलिए अकबर के नवरत्न में थे। चौथा थे अबुल फजल, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, जी शुरू से ही अबुल फजल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जी नहीं। पांचवा थे फैजी, ये भी लेखक थे और अबुल फजल के भाई थे। जी सब फजल का छठा थे तानसेन, जो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। मैं उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि अगर तानसेन राग मेघ राग गाता था तो वर्षा होने लगती थी, इसकी आवाज ऐसे सुंदर थी। इतनी मधुर थी। जी अगर तानसेन दीपक राग गाते थे तो गर्मी लगने लगती थी, इसलिए वो अकबर के नवरत्न में शामिल थे। और आज भी हम तुम उसका नाम जान रहे हैं, नहीं तो कितने संगीतज्ञों का नाम जान रहे हैं। फिर राजा मान सिंह, अकबर के बहुत बड़े सेनापति, कई विजय अकबर ने इन्हीं के बदौलत जीती। राजा टोडरमल, अकबर की वित्त व्यवस्था के सबसे बड़े खिलाड़ी। और बीरबल, इसका वाकपटुता के लिए ये सबसे प्रसिद्ध थे। ये है अकबर के नवरत्न। उसके बाद आते हैं अकबर की धार्मिक नीति। इंटर के छात्र और प्लस कंपटीशन जो भी देने जा रहे हैं, इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगर इसमें से 3 से 4 प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, आप इन 7 पॉइंट को जरूर रट लीजिए अकबर की धार्मिक नीति के। ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, ध्यान दीजिए, हम आपको समझाते हैं। अकबर ने 1562 में, सबसे पहले 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाने पर रोक लगा दिया। सबसे पहले कोई भी युद्ध बंदी को दास नहीं बनाया जाएगा मुगल काल में। 1563 हिंदुओं के तीर्थ यात्रा कर को बंद कर दिया गया। 1575 इबादत खाने का निर्माण किया गया फतेहपुर सिकरी में, जहां सभी धर्म के व्यक्तियों की बातों को ये सुनता था अकबर। 1579 मजहर की घोषणा। अब इस पे थोड़ा तुम लोग ध्यान देना, एक नया शब्द तुम लोग को मिला है, मजहर की घोषणा। जी मजहर का अर्थ होता है किसी भी धार्मिक विवाद, किसी भी धार्मिक विवाद पर अकबर की राय अंतिम होगी, यही थी अकबर का मजहर। अकबर ने जो मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की है, अकबर के मजहर से तात्पर्य है कि किसी भी धार्मिक झगड़े का अंतिम निर्णय किसका मान्य होगा, अकबर का मान्य होगा, जो उन्होंने 1579 में की थी। फिर इन्होंने 1581 में एक नवीन धर्म चलाया जिसका नाम था दीन ए इलाही। इसके प्रथम एवं अंतिम इस धर्म को मानने वाले बीरबल थे। सबसे पहले व्यक्ति भी बीरबल थे, सबसे अंतिम व्यक्ति भी बीरबल थे। फिर 1564 इन्होंने जाजिया कर की समाप्ति कर दी। और फिर अकबर ने एक नीति चलाई जिसकी नाम थी सुलह ए कुल की नीति। कौन सी नीति चलाई? सुलह ए कुल की नीति, जिसका अर्थ होता है कि समस्या का समाधान झगड़ों में नहीं है, शांति व्यवस्था स्थापित करना और झगड़ों को कंट्रोल करना।